हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हमारी जीएस की महाक्रांति यानी कि जीएस की क्लास शुरू हो चुकी है। किरण पब्लिकेशन की जो जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य अध्ययन की जो बुक है उसका हम लोग पूरा सॉल्विंग करने वाले हैं। उसकी सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। कल से ही उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं और हमारा भारत का इतिहास चैप्टर में पार्ट 1 यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। तो हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद कि ये सेकंड वीडियो है तो आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। इसके ऑप्शंस हैं मेहरगढ़, बुरझोम, राणा गुंडई या पलवोए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बुरझोम इज द राइट आंसर। ओके, बुरझोम सही आंसर है। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं तो वो बुरझोम है। बुरझोम में पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। बुरझोम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है, ठीक है। पुरातात्विक खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। बुरझोम का अर्थ होता है कश्मीरी बोली में बर्च का पेड़ है। बुरझोम का अर्थ कश्मीरी बोली में क्या होता है? बर्च का पेड़। ओके, मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थल में बुरझोम से गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, लेकिन जो कश्मीर से हमें बुरझोम के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर हमें गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर लोग गड्ढे में रहते थे। क्लियर? आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताते हैं उनको ज़रूर अच्छे से लगा लीजिएगा। तो प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर पंजाब या सिंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंध में, ठीक है। प्राचीन सभ्यता का स्थल जो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है। ओके, अगला है, मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लटकाने जिले में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस नगर को 1900 की शुरुआत में इसकी खोज तक हजारों सालों की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था। मतलब जब 1900 से शुरुआत की गई और इसकी खोज तक, जब तक इसकी खोज नहीं हो गई, उन हजारों सालों की जो हजारों सालों तक यही पाया गया कि उस हजारों सालों की गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था, ठीक है। इस नगर को, कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ओके, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है।
मोहनजोदड़ो में एक योजनाबद्ध खाका है जिसके आधार पर एक जाल योजना पर व्यवस्थित आयताकार इमारतें निर्मित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नर्मदा, सरस्वती, ताप्ती या गोदावरी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। ठीक है, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद है आपका, वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो ये भारत के इतिहास की सबसे प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। इसका नाम हिंदू लोगों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर रखा गया है। जो वैदिक सभ्यता है, मतलब सबसे पुराने माने जाते हैं वेद, उनके नाम पर रखा गया वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्योंकि तभी वेदों का निर्माण हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता एक ऐसी नदी के साथ एक ऐसे क्षेत्र में विकसित हुई जिसमें अब आधुनिक भारतीय राज्य हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। ये अच्छे से याद रखना है आपको कि भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा और पंजाब। वैदिक गुण, वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच की अवधि है। वैदिक युग का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शंस है छंद, कल्प, व्याकरण या शिक्षा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कल्प। कल्प जो शब्द है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उचित, फिट, सक्षम, पवित्र उपदेश, और यह अध्ययन के 6 वेदांग क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। कल्पसूत्र कर्मकांड अर्थात वेद के अनुष्ठान भाग से संबंधित है, जो उपनिषद के ज्ञान कांड या ज्ञान भाग के विपरीत है। यह विशेष रूप से वैदिक ग्रंथों के उचित अनुप्रयोग के लिए अभिप्रेत है। यह ब्राह्मणों की मुख्य पाठ्य अनुष्ठान कल्प सामग्री थी, जिसे सबसे पहले क्षेत्र नामक पुस्तक में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं रावी, सतलज, ब्यास या चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रावी नदी को। ये नाम ज़रूर याद रखना कि वैदिक काल में परुषणी के नाम से किस नदी को जाना जाता था? रावी नदी को। इसके साथ ही साथ ओके, रावी नदी। ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे। तो ये वैदिक काल में रावी नदी को हम लोग परुषणी नदी के नाम से जानते थे। कुछ ये नदियों के नाम हैं, जैसे सतुद्री, अस्किनी, सॉरी, अरे क्वेश्चन को क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। रिकॉर्ड करने में ना गाड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब करती है सच में। ये आप लोगों का क्वेश्चन तो गायब ही हो गया, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं यहीं पर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो लिख देते हैं। ठीक है, वेट करो ज़रा। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
निम्न में से किस नदी को, अरे रे 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 क्या हो रहा है आज, किस नदी को परुष्णी के नाम से, किस नदी को वैदिक काल में, सॉरी एक सेकंड, यहीं पर आप लोग लिख लेना वैदिक काल में, ठीक है, मैं काट नहीं रही हूँ कुछ भी। वैदिक काल में परुष्णी के नाम से, परुष्णी के अरे यार, परुष्णी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर क्या था आपका, रावी, ठीक है, रावी नदी। उसके बाद एक सेकेंड वेट करिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या था सही, रावी नदी। ओके, उसके साथ ही हम लोग कुछ और नदियों के नाम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुतुद्री, अस्किनी, वितस्ता और विपासा, इनके साथ यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक थी ये नदी, ठीक है। और ये जो 5 नदियाँ, इन 5 नदियों के हमने जो नाम बताए, चलिए लिख देते हैं चलो को, सुतुद्री, अस्किनी, वितस्ता, विपासा, तो ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां मतलब ये 4 और ये रावी नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां थी, ठीक है। और सरस्वती और सिंधु के साथ मिलकर, उसके बाद अगर हम इसमें सरस्वती और सिंधु नदी को भी जोड़ दें, सरस्वती और सिंधु, तो ये सातों नदियां मिलकर सप्त सिंधु का गठन करती हैं, ठीक है। इन्होंने, इन 7 नदियों ने मिलकर किसका गठन किया था, याद रखिएगा, सप्त सिंधु, सप्त एक सेकेंड सप्त सिंधु, ठीक है। तो ये सातों नदियों ने मिलकर किसका गठन किया है, सप्त सिंधु का गठन किया था। उसके बाद आज नेक्स्ट स्क्रीन पर ले लेते हैं हम लोग, अगली स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं हम। तो इतनी क्लियर हुई आपको चीज़ें। अब हम आपको कुछ और नदियों के नाम बताएंगे, उनके आधुनिक नाम और वैदिक काल में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। तो उन नदियों के नाम भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए अगले पे चलते हैं हम लोग। ओके, तो अगला है आपका, देख लीजिए, इन नदियों के ऋग्वेद कालीन नाम, ये याद रखना आप लोग। नदियों के ऋग्वेद कालिक नाम है, ऋग्वेद कालीन नाम, ठीक है। ये जो ऋग्वेद में इनके नाम दिए गए हैं वो, और ये उनके हैं वर्तमान या आधुनिक नाम, ठीक है। तो समझ लीजिए कौन से हैं भाई। अरे कलर थोड़ा सा हम डिफरेंट ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सिंधु नदी, पहले इसका नाम सिंधु नदी था। उसके बाद, ये तो बहुत ही लाइट हो गया, तो पहले से सिंधु नदी, सॉरी, पहले भी इसे सिंधु ही कहते थे और वर्तमान में भी इसका नाम क्या है, सिंधु नदी है, ठीक है। और इसे हम लोग अभी इंडस नदी भी कहते हैं, ओके।
दूसरा है वितासे। वितासे नदी को अभी हम वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। ओके। अस्किनी नदी, तीसरी है अस्किनी नदी, इसे हम लोग वर्तमान में चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आपकी विपास नदी, इसे हम वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। ओके। उसके बाद है आपकी सतुद्री नदी। सतुद्री नदी को हम लोग वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं। ओके। तो अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और भी हैं अभी तो, चलिए बता देते हैं हम लोग आपको। उसके बाद है गुमल नदी, जिसे हम वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्रुमू नदी, जिसे हम वर्तमान में कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं, कुर्रम नदी। और अगली है आपकी दृशद्वती, जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी नदियों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं अच्छी तरीके से। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर सेव कर लीजिए। ठीक है। अब जानवर और वो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते ही हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है ना। ओके, तो ये वाला आपका क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1932 में, 1905, 1921 या 1926 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1921 में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई थी, दयाराम साहनी। ठीक है। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने 1921 में, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, तो इन दोनों ने 1921 में दो शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो शहरों की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इन दो शहरों की खोज की थी। ओके। तो पुरातत्व में एक परंपरा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। हम लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, ये भी आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। हड़प्पा की पहली साइट की खुदाई की गई थी, इसके बाद ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? इसके ऑप्शंस हैं मांडा, कालीबंगा, चन्हूदड़ो या नागेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरे क्या हो जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस हैं 34, 10, 8 या 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 मंडलों में। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ओके, और इसमें साथ में 10 मंडलों के साथ इसमें आ जाते हैं आपके
10,600 छंद, ये भी याद रखना। इसमें लगभग 10,600 छंद है। ओके, गाड़ियाँ 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं इसमें। और इसमें मेन मंडल थे आपके 2। अच्छा ये छोड़ो, एक सेकेंड, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ये सूक्त भी पूछ लिए जाते हैं तो ये ज़रूर याद रखना। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में, ठीक है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सिद्धि, अर्थ, मोक्ष या धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धि, ठीक है। आप लोगों ने इन चारों के नाम सुने होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सुना होगा ना, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो यहाँ पर 3 के नाम तो दिए गए थे, लेकिन चौथे का नाम नहीं था, तो चौथा है आपका धर्म, ठीक है। धर्म का मतलब क्या होता है? धार्मिकता, धार्मिकता हुआ, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है समृद्धि या आर्थिक मूल्य, समृद्धि, समृद्धि या आर्थिक मूल्य। मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, आध्यात्मिक मूल्य, मुक्ति या आध्यात्मिक मूल्य, ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य। उसके बाद है धर्म। तो धर्म का अर्थ होता है आपका, अरे धर्म तो लिखा हुआ था ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। ओके, धर्म का अर्थ हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो चौथा है आपका, क्या हो गया ये? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, अच्छा काम नहीं बताया है, ओके, सॉरी, ये था, ठीक है, काम। धर्म तो आपका था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो काम है, काम का मतलब होता है खुशी, प्रेम, मनोवैज्ञानिक मूल्य, ऐसे कुछ, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक मूल्य। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये बीच में क्या हो रहा है, तो पता नहीं हमारे बोर्ड का पेन नहीं चल रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में वो चल जाए, इसलिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि क्लास मिस हो, इसलिए हमें इस ऐप का यूज़ करना पड़ा। पता नहीं इस बोर्ड का क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, प्रॉब्लम तो बीच बीच में आती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके होते हैं क्वेश्चन समाप्त। हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करेंगे आज की। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो करंट अफेयर्स आपका डेली 2 बजे आता है, तो उससे ज़रूर देख लिया कीजिए गाइस। और सुबह सुबह आप देखिए, हमने सबका टाइम सेट कर दिया है। सुबह आपको 9 या 10 बजे, 9 से 10 के बीच में आपको कभी भी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। 10 बजे तो फिक्स है, ठीक है, 10 बजे आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जीएस की। और दोपहर में 2 बजे आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास होती है,
तो वो भी आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। डेली आपकी क्लासेस होती हैं। साथ में एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि जो जीएस की क्लास है, जिस दिन भी हमारी वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, उस दिन जीएस की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए आप लोग उस दिन, जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो, वो वीडियोस देख लीजिएगा, और या फिर उन्हीं वीडियोस को बार बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के सामने एक और मेरा सजेशन था। अगर आप लोग को मेरा सजेशन अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में करके। हमने सोचा है कि आपको या तो हम एक ही वीडियो बना दें, पूरी हफ्ते में एक बार एक अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो एक बार में मतलब हम आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो जैसे भारत के इतिहास में हमारा पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो एक वीडियो में हम पूरा एंशियंट निपटा दें, एक में मिडिवल और एक में आपकी पूरी जो न्यू वाली है मतलब। तो आप लोग बता देना आपको कैसा लगता है, ठीक है। इनमें से क्या आपका सही रहेगा, या फिर आप डेली क्वेश्चंस चाहते हो, डेली क्लास चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, हम आपकी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और सारी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहली वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे ज़रूर देख लेना गाइस, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारे आपका क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं सब कुछ, तो ज़रूर देख लेना उस वीडियो को भी। और जाने से पहले जितने लोग भी यहाँ पर नए आए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।